Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 3 of chapter 3 and in today's lecture we are going to complete a rest topic of chapter 3. So let's get started. So firstly हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल जीडीपी, कि कैसे हम नॉमिनल से रियल जीडीपी पे कन्वर्ट होते हैं. एक हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में एग्जाम्स में आता है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है जीडीपी एंड वेलफेयर, मींस जीडीपी डिफ्लेटर, कि व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर. और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो है जीडीपी एंड वेलफेयर. सो फर्स्टली जो हम टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नॉमिनल जीडीपी. तो सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी क्या होता है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. हमें पता है जीडीपी क्या है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है. डोमेस्टिक टेरिटरी में एक लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होती है. तो अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी. P रेफर्स टू प्राइस एंड Q रेफर्स टू क्वान्टिटी. तो अभी हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है. तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस. जब हम जीडीपी को करंट प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे. करंट प्राइसेस जो हमारे रिसेंट में प्राइसेस चल रहे हैं, और जो हमारे प्राइसेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं. तो ऐसे हम देख रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. जब हम जीडीपी को करंट प्राइसेस पर कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी. जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, या फिर हम देखेंगे अगर जीडीपी को मेरे को बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ाने में अगर मैं प्राइसेस बढ़ा दूँ या क्वांटिटी बढ़ा दूँ तो जीडीपी तो दोनों सेंस में बढ़ेगा. तो अभी हम इसमें एग्जांपल देखते हैं. मैंने क्या लिया, प्राइजेस लिए एक साइड और एक साइड क्वांटिटी ली, और यहाँ पर हमने ले लिया जीडीपी. प्राइजेस थे मेरे 10, क्वांटिटी जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ 100 का, तो जीडीपी हो गई कितनी, प्राइस इंटू क्वान्टिटी 1000. ऐसे ही अब क्या हुआ, प्राइजेस करंट प्राइजेस चल रहे हैं तो प्राइजेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो प्राइजेस होगा 20, लेकिन जो मेरा आउटपुट है वो कितना ही रहा, 100 ही रहा. और अब मेरा जीडीपी कितना बढ़ गया, जीडीपी मेरा 2000 हो गया है. तो यहाँ पर आपको जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी बढ़ रहा है. जीडीपी कब बढ़ेगा, जब आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन होगा. तो प्रोडक्शन तो सेम है दोनों टाइम पर, लेकिन जीडीपी में बढ़ता हुआ दिख रहा है. वो जीडीपी जो बढ़ता हुआ दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है, प्राइजेस के बढ़ने से. तो यहाँ पर जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है. क्लियर है. तो जीडीपी हमारा यहाँ पर 2000 तो हुआ, लेकिन जीडीपी कैसे बढ़ा है, प्राइजेस के बढ़ने से बढ़ा, जो उसको हम जीडीपी को बढ़ना नहीं बोलेंगे, जीडीपी बढ़ रहा है. यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है. क्लियर है. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो एक बेस ईयर पर कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम रियल जीडीपी बोलेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं वो क्या है, हमारा रियल जीडीपी. रियल जीडीपी क्या होता है, जब जीडीपी एट द प्राइस ऑफ बेस ईयर. जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर के प्राइजेस पर, दैट इज पीबी इंटू क्यू. अब यहाँ पर बेस ईयर का प्राइजेस क्या है, बेस ईयर के प्राइजेस हम ऐसे ईयर के प्राइजेस लेते हैं जब प्राइजेस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हो, उस ईयर के प्राइजेस जिस ईयर में प्राइजेस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हो और प्राइजेस थोड़े मीडियम लेवल पर रहे, मीन्स बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो. तो ऐसी ईयर के प्राइजेस को हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे और फिर क्वांटिटी को मेजर करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने 2011 के प्राइजेस ले लिए. 2011 में मेरे जो प्राइजेस थे वो 10 रुपीज़ थे, और मैं क्वांटिटी मेजर कर रही हूँ कि पहले मेरी क्वांटिटी कितनी बनी थी, 100 बनी थी. तो जीडीपी कितना हुआ, पीबी इंटू क्यू 1000. अब प्राइजेस तो हम 2000 के ही लेकर चल रहे हैं, 10 रुपीज़ ही लेकर चल रहे हैं, और मेरा आउटपुट हो गया कितना, 200. तो यहाँ पर क्या हुआ, पीबी इंटू क्यू, तो जीडीपी कितना हुआ 2000. तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो जीडीपी बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, आउटपुट के बढ़ने से जीडीपी बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइजेस तो यहाँ पर कांस्टेंट है. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक्चुअल में जीडीपी बढ़ रहा है. तो ऐसे जीडीपी जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर के प्राइजेस पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी. क्लियर है. जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी लिया है हमने आउटपुट ले लिया ए बी सी, कोई क्वान्टिटी मीन्स प्रोडक्ट है, उसमें आउटपुट है 100, 550 एंड 20. पी बी मीन्स बेस ईयर के प्राइजेस ले लिए हमने 100, 50 एंड 10. ऐसे हमने प्राइजेस ले लिए करंट ईयर के 300, 150 एंड 40.
अगर हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये हमने जीडीपी कैलकुलेट करा। और अगर हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस, जो प्राइस होंगे हमारे कौन सी ईयर के होंगे, करंट ईयर के प्राइसेस होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम देखते हैं अब कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल से रियल जीडीपी पर जाना है या फिर रियल से नॉमिनल जीडीपी पर जाना है, तो उसके कन्वर्जन के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। वो फॉर्मूला क्या है, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो अगर हमें रियल जीडीपी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो इसमें एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, नॉमिनल जीडीपी हमें गिवन है कितना, 100, प्राइस इंडेक्स हमें कितना गिवन है, 200 गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी कितना गिवन है हमें, 100 गिवन है, प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है, 200 गिवन है, इनटू 100। तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी कितना, रियल जीडीपी कितना आ जाएगा, 50। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता भी है। तो ऐसे हम रियल जीडीपी या फिर नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर का जो हमारा फॉर्मूला पहले हम वो देख लेते हैं, जीडीपी एट द करंट प्राइजेस ओवर जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइजेस। तो जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला वो क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइजेस का मतलब नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब रियल जीडीपी इनटू 100। तो ऐसे हमारा क्या निकलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर निकलेगा। जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर हमें क्या बताता है, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट को मेजर करता है जीडीपी डिफ्लेटर। और ये सेम होता है प्राइस इंडेक्स, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि हमें प्राइस इंडेक्स गिवन था, इसमें इस क्वेश्चन में हमें प्राइस इंडेक्स गिवन था 200। तो यही होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, इसको ही बताता है। तो अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें नॉमिनल जीडीपी गिवन है 100 और रियल जीडीपी हमें गिवन है 50। हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है या फिर जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो हमने पढ़ा जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस या फिर नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसको हमने क्या बोला, रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी कितना गिवन है, 100 गिवन है, और हमें रियल जीडीपी कितना गिवन है, 50 गिवन है, इनटू 100। तब हम निकाल लेंगे हमारा जो प्राइस इंडेक्स आया है वो कितना आ गया है, फिर जीडीपी डिफ्लेटर 200। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। अब हमें पता है, अगर अब मैं बात करूँ कि रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कौन सा एक अच्छा इंडिकेटर होगा हमारी इकॉनमी के लिए, वेलफेयर के लिए, इकॉनमी के वेलफेयर के लिए। तो हमें पता है कि रियल जीडीपी का अच्छा इंडिकेटर होगा, क्यों, क्योंकि रियल जीडीपी हम बेस ईयर पर निकाल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में क्वांटिटी बढ़कर हमें जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा था, हो सकता है प्राइजेस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ रहा हो, तो वो तो एक बैड इंडिकेटर रहेगा। तो अगर हम बात करें कौन सा जीडीपी हमारी इकॉनमी के लिए एक अच्छा इंडिकेटर होगा वेलफेयर के लिए, तो वो कौन सा होगा, रियल जीडीपी इज द इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो अभी हमने देखा कि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ जो भी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट होती है उनका सबका मेन फोकस क्या होता है, जीडीपी को बढ़ाना, कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। कुछ एक्सटेंट तक तो ये बात बिल्कुल सही है कि जीडीपी के बढ़ने से हमारी इकॉनमी में ग्रोथ होगी, गुड सर्विसेज प्रोडक्शन होगी, वेलफेयर इकॉनमी के अंदर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। लेकिन कुछ पॉइंट तक इसमें कुछ हमें एक लिमिटेशंस भी देखने को मिलेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी ही हम कुछ लिमिटेशंस देखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि जीडीपी जब बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी साथ में बढ़ रहा है। तो वो लिमिटेशंस की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है हमारी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो हमारी इकॉनमी के अंदर वो कैसी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। तो जीडीपी का जैसे कि हमें पता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, कि रिच जो है उसके पास ज़्यादा इनकम है और पुअर उसके पास कम इनकम है। रिच होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है।
तो जो रिच पर्सन है वो डिमांड कर रहा है, रिच के लिए प्रोडक्शन हो रही है आउटपुट की, रिच के लिए लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मतलब आउटपुट तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, मींस जीडीपी तो बढ़ रहा है। लेकिन उस जीडीपी के बढ़ने से, और कैसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस जीडीपी के बढ़ने से जो पुअर पीपल हैं उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि पुअर पीपल के लिए तो कोई गुड्स प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी जब बढ़ेगा तो रिच को भी बेनिफिट दे रहा है, पुअर को भी बेनिफिट दे रहा है। क्यों? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है हमारी इकोनॉमी के अंदर। क्लियर है? तो जरूरी नहीं कि जीडीपी के बढ़ने से इकोनॉमी में वेलफेयर भी साथ में हो। और जैसे कि हमें पता है कि इंडिया जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में वो क्या फेस कर रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि पर कैपिटा जीडीपी तो राइज कर रहा है लेकिन साथ साथ में स्टारवेशन, डेथ, ये सब भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़े। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हम देखते हैं। सेकेंड हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी में वही चीज़ मैंने बोली है कि कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी में हमारा आ जाएगा कि ज़रूरी नहीं कि कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर ओरिएंटेड हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि जैसे कि हमने देखा था कि रिच पीपल डिमांड कर रहे हैं किसकी, लग्जरियस गुड की डिमांड कर रहे हैं। अब लग्जरियस गुड्स तो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, जब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इकोनॉमी में जीडीपी तो बढ़ रही है, हमें जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन पुअर पीपल के लिए तो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो पुअर पीपल को तो इसका वेलफेयर ही नहीं हो रहा है। और वेलफेयर कब होगा इकोनॉमी के अंदर, जब पुअर को भी उसका वेलफेयर बेनिफिट मिले और रिच को भी मिले। तो प्रोडक्शन हो रही है, आउटपुट बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें वेलफेयर होता हुआ नहीं दिख रहा है। और हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है। अब डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन होने से इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ रहा है, तो मीन्स जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन वो उसका डायरेक्टली जो हमारा वेलफेयर है वो पीपल के ऊपर जा रहा है। डायरेक्ट वेलफेयर तो पीपल के ऊपर नहीं जा रहा, पुअर पीपल हो गए, फिर नॉर्मल पीपल्स हो गए, उनके ऊपर तो उसका डायरेक्ट वेलफेयर नहीं जा रहा है। इनडायरेक्टली वेलफेयर हो रहा है कि हमें देख रहा है कि पीसफुल, हमें इन्वायरमेंट को पीसफुल और स्ट्रॉन्ग डिफेंस से हमें पीसफुल इन्वायरमेंट मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सोशल वेलफेयर में। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है। तो डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीन्स आउटपुट तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट वेलफेयर नहीं मिल रहा है इकोनॉमी में। तो वही चीज़ बोले कि जीडीपी के बढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़े। क्लियर? नेक्स्ट आता है इग्नोर द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। अभी भी कुछ विलेजेस में हमें रूरल इकोनॉमीज़ में भी देखने का बार्टर सिस्टम प्रिवेल होता है, मतलब हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है। बार्टर सिस्टम हमें पता है क्या होता है, जहाँ पर कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होती है। तो वो जो बार्टर सिस्टम है जहाँ पर कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होती है, वो तो हमारा कैश के टर्म्स में नहीं होता। और जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, कैश के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है कमोडिटी टू कमोडिटी, वो तो हमारा जीडीपी में नहीं आ रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो ऐसे हमारा जीडीपी क्या रहेगा, अंडर एस्टिमेट रहेगा। तो इनएप्रोप्रिएट जीडीपी हमें देखने को मिलेगा। जब इनएप्रोप्रिएट जीडीपी होगा तो उससे क्या होगा, हमारा वेलफेयर इंडेक्स भी हमारा इनएप्रोप्रिएट रहेगा। जब जीडीपी अंडर एस्टिमेट रहेगा तो हमारा जो जीडीपी वेलफेयर का इंडेक्स है, मीन्स वेलफेयर ऑफ इंडेक्स, वेलफेयर इंडेक्स जो है वो भी हमारा कैसे रहेगा, इनएप्रोप्रिएट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट इसमें हमारा एक्सटर्नलिटीज। व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज? एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है, गुड और बैड इम्पैक्ट मिल रहा है आपको, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के होने से गुड और बैड इम्पैक्ट मिल रहा है और उसमें आप कोई प्राइस नहीं दे रहे हो उस इम्पैक्ट के, ना ही कुछ पेनल्टी पे कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नलिटीज़ बोलेंगे। जैसे और हमारी एक्सटर्नलिटीज़ दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और एक होती है हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई मिस्टर एक्स है, उसने गार्डन बनाया, एक गार्डन मेंटेन करा, और मिस्टर वाई उसका नेबर है। तो मिस्टर वाई भी उसके गार्डन को एंजॉय कर रहा है, गार्डन के व्यू को एंजॉय कर रहा है। मिस्टर एक्स उसके लिए कुछ प्राइजेस पे कर रहा है, नहीं पे कर रहा है, लेकिन उसके वो एंजॉय कर रहा है। तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होने से जो दूसरा पर्सन है उसको भी उसका इम्पैक्ट मिल रहा है, लेकिन उसके लिए वो कुछ पे नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगी, हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज कॉजिंग अ पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है और इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है। और जो उसके साइड में, फैक्ट्री के साइड में जो लोग रहते हैं वो भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं। तो वो जो फैक्ट्री का स्मोक है और जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है उससे जो साइड के लोग भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं, उनको भी हमारा
उनका सोशल वेलफेयर, उनका जो वेलफेयर है वो लॉस हो रहा है, तो उसके लिए वो उस पॉल्यूशन के लिए वो कुछ पेनल्टी पे कर रहे हैं? नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन उस एक्टिविटी से उनको भी इम्पैक्ट पड़ रहा है डायरेक्ट, और उसके लिए कुछ पेनल्टी पे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी एक्सटर्नलिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ बोलेंगे। क्लियर? तो अभी हम देखते हैं एक्सटर्नलिटीज़, हमें समझ आ गया कि एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है। और अगर मैं बात करूँ जीडीपी की, तो जीडीपी में ये जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो गई और जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो गई, ये तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते, ये तो हमारे अकाउंट, उसके जीडीपी के अकाउंट में आता ही नहीं है, और ये हमारे सोशल वेलफेयर को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऐसे हमने क्या देखा है कि जीडीपी में ये चीज़ हम कैलकुलेट नहीं करें, तो हेंस हम क्या बोलेंगे? ये इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स है, किसका? जीडीपी का, क्योंकि जीडीपी में हम ये चीज़, ये जो वेलफेयर हो रहा है, ये तो वेलफेयर, जो हमारा लॉस ऑफ वेलफेयर हो रहा है, फिर वेलफेयर इंक्रीज़ हो रहा है, उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हम क्या देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर भी इकॉनमी के अंदर बढ़े, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिलेंगी, जो हमने लिमिटेशंस अभी पढ़ी है। क्लियर है? तो आज का हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कैलकुलेशन पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।